हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीचअप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, है ना। इसमें हम लोग आज उदाहरण को कवर कर लेंगे, जो भी उदाहरण दिया हुआ है 3.2 में से, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में हम बता चुके हैं आपको कि हम लोग एक्स और वाई का जो वैल्यू निकालेंगे बुआ, वह 4 तरीका से निकाला जाता है। एक होता है ग्राफीय विधि से, तो हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ चुके हैं, और एक होता है विलोपन विधि से, और एक होता है प्रतिस्थापन विधि से, और एक होता है बीज गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको विलोपन विधि, है ना, रहेगा। और बीज गुणनखंड जो है, अब न्यू वाले जो बुक है उसमें बीज गुणनखंड को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन करके इसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापना विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, है ना। प्रतिस्थापन बोलिए या प्रतिस्थापना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी के जगह पर वैल्यू पुट करके उसका वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है। एक है 7x - 15y = 2, एक वो है x + 2y = 3, ठीक है। ये 2 गो इक्वेशन दिया हुआ है, 2 गो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग अब x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, आप स्टेप को ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक को पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ स्टेप को ध्यान रखना होगा। समीकरण 1 को पकड़ेंगे और समीकरण 1 के माध्यम से हम x या y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, और x का वैल्यू जो निकालेंगे उसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब फिर जो समीकरण 3 का जो वैल्यू होगा, जो हम x का जो वैल्यू निकालेंगे, वह समीकरण हम किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे, ठीक है। और जो फिर समीकरण 2 से जो मान निकल के आएगा वह फिर समीकरण किस में भर देंगे, समीकरण 3 में भर देंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा मान निकल के कंप्लीट स्टेप है ना। इसको फॉलो करके हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा कि समीकरण 1 को उठाना है और वहाँ से x का वैल्यू निकाल के समीकरण 3 बना देना है। अब जो समीकरण 3 आएगा उस मान को समीकरण 2 में भर देना है, ठीक है। तो वहां से एगो का वैल्यू आ जाएगा। अब फिर वैल्यू वहां से आ जाएगा, उस वैल्यू को फिर समीकरण 3 में रख देंगे, बस कंप्लीट हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, x और y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यही स्टेप हमको करना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। पहले लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से, ठीक है, क्योंकि हमें 1 को उठाना होगा, तो 1 से हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं बुआ समीकरण 1 से, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख दिए बुआ कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, एक बार हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 1 है कि 7x और -15y और बराबर कितना है, बराबर है 2, ठीक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक, और x का वैल्यू निकाल के उसको समीकरण 3 बना देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि 7x और बराबर क्या है, उधर 2 है ना, और ये प्लस में 15y है, ये माइनस में 15y है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 15y हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे बुआ, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 2 प्लस 15y, और गुना में है तो नीचे किस में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग x का वैल्यू निकाल दिए हैं। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है बुआ। चलिए तो समीकरण क्या मान लिया, इसको 3 मान लिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण जो 3 है, ठीक है, अब क्या करेंगे, जो समीकरण 3 है उस 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे लैंग्वेज कि समीकरण 2 में x के मान प्रतिस्थापन करने पर, है ना, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि वैल्यू रखना, ठीक है। तो समीकरण 2 में हम किसका वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में हम x का वैल्यू रखेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए तो हम लोग लिख दिए बुआ कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो x का जो मान है समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए x का
समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है कि x प्लस 2y और बराबर कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ जो x का वैल्यू है इसमें हम पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। x का वैल्यू कितना है 2 प्लस 15y और बटा कितना है 7 है। ठीक है, और प्लस यहाँ से कितना है 2y, तो 2y लिख देंगे और बराबर कितना है, बराबर है 3। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तब हुआ इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, है ना। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 7। अब 7 के पहरा में 7 एक बार में है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो 1 से वही रह जाएगा, तो 2 प्लस 15y। ठीक है, और प्लस 1 के पहरा में 7 7 बार में है तो 2 से 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 14y। ठीक है बुआ, चलिए और बराबर इधर हो गया 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर देखते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा बताइए। यहाँ से ये 14y है और ये 15y है, तो 14y और 15y जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा वो आपका 29y। ठीक है, और इधर 2 है तो लिखेंगे कि 2 प्लस 29y। ठीक है, और बटा कितना है 7 है, और बराबर इधर कितना हुआ 3 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बताइए क्रॉस गुना कर देंगे, 7 में 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 2 प्लस 29y और बराबर 7 में 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ से हम अगर 29y लिख दें और बराबर इधर 21 है, इधर प्लस में 2 है तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा वह 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 19 आ जाएगा, और यह गुना में है 29 तो क्या आएगा, यह भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख लिए कि y का जो मान आया कितना आया 19/29 आया। ठीक है, अब हमको इसी y का मान किस में भरना है, समीकरण 3 में रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण 3 में हम लोग लिख देते हैं y का मान प्रतिस्थापन करने पर। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है बुआ कि x और बराबर 2 प्लस 15y और बटा नीचे क्या है, नीचे है 7। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इधर देख लेते हैं कि x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2 और प्लस 15 और गुना y का वैल्यू कितना निकल के आया है, y का वैल्यू आया है 19/29। ठीक है, और इसके नीचे कितना हुआ, इसके नीचे है आपका 7 है तो 7 लिख दिए। ठीक है, चलिए तो x बराबर, अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसको सॉल्यूशन करेंगे ना, तो सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 49 और बटा आ जाएगा 29। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x का जो मान हो गया कितना हो गया 49/29 हो गया, और y का जो मान हो गया कितना हो गया 19/29 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो यह क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा, है ना, हमारा यह सॉल्यूशन कंप्लीट है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रतिस्थापना विधि या प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पहले क्या करना है कि समीकरण 1 से हमें x का वैल्यू निकाल के समीकरण 3 मान लेना है, और जो वैल्यू आएगा x का वो समीकरण 2 में रख देना है, तो वहां से y का वैल्यू आ गया, और जो y का मान है वो समीकरण 3 में रख दिए हैं तो वहां से x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहां से एक बार और लिख देते हैं हम हल्का सा, क्या लिख दिए कि इसीलिए कि x बराबर, x का कितना मान आया है, x का मान आया है 49/29। ठीक है बुआ, 49/29, और y का जो वैल्यू आया है कितना आया है मेरे भाई 19/29। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है ना, और यही हमारा क्या हो गया, यही दोनों आंसर हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण 5 को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, मतलब यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और यहाँ पर लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है, भाषा में दिया हुआ है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें तो दो समीकरण निकालना होगा, है ना, और वहाँ से हमें x और y के वैल्यू को निकालना होगा, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो समीकरण निकालना है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक युग्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो चर होंगे, तो एक चर को x मानेंगे और दूसरा को y मानेंगे, और इसको समीकरण बनाने के बाद हमें दोनों x और y का वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब कि आफ्ताब नाम के एक आदमी है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब अपन बेटी जो है ना, उनसे वो बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पहले हम तुमसे 7 गुना के थे। तो अब बताइए, हम मान लेते हैं कि एगो आफ्ताब तो है ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एगो आफ्ताब है और दूसरा आफ्ताब की बेटी है। तो हम लोग मान लेंगे कि आफ्ताब का जो वर्तमान आयु होगा वह x वर्ष होगा, और उसकी पुत्री का जो वर्तमान आयु होगा वह y वर्ष होगा, है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो बात दिया हुआ है। पहले यह बताया गया है कि 7 वर्ष पूर्व, है ना, तुमसे 7 गुनी है, मतलब 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब है वह अपने बेटी से 7 गुना, है ना, के थे। अब कह रहा है कि अब 3 वर्ष बाद, है ना, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब दो कंडीशन इसमें दिया हुआ है। पहला कंडीशन यहाँ से यहाँ होगा स्थिति नंबर 1 से, और दूसरा कंडीशन यहाँ से स्थिति नंबर 2 से होगा। ठीक है, और यहाँ से दोनों कंडीशन से हमें समीकरण निकालना है और उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग पहले मान लेते हैं बुआ कि आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री के वर्तमान आयु y वर्ष होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस बात को लिख देते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं कि माना आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष है और आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर ही हो गया कंडीशन नंबर 1, है ना, यानी स्थिति नंबर 1। तो हम लोग लिखते हैं कि प्रश्नानुसार, तब लिखेंगे स्थिति 1। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं वो कि प्रश्नानुसार स्थिति 1। तो स्थिति 1 में क्या कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व, मानिए कि अभी आफ्ताब अगर x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले 7 साल कम रहा होगा, है ना। तो अभी जो आफ्ताब है वह x वर्ष के है, तो 7 साल अगर पहले जाएंगे तो 7 साल कम रहा होगा, यानी 7 साल पहले 7 कम रहा होगा। यह जो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले का आया, ठीक है, यह जो आफ्ताब की आयु जो 7 वर्ष पहले का जो था वह कितना था, उसकी जो बेटी है तो बेटी का वर्तमान आयु y है। तो बताइए, यदि बेटी के वर्तमान आयु यदि बेटी के वर्तमान आयु अगर y है तो 7 वर्ष पूर्व यहो 7 साल कम रही होगी, तो अभी तो कितना है y वर्ष, लेकिन 7 साल पहले ये भी कितना रही होगी, 7 साल कम रही होगी। तो यह जो है ना, मतलब अब कह रहा है कि यह जो 7 वर्ष पहले आफ्ताब का जो आयु था उनके बेटी के आयु, तो इनका क्या हो गया, इनका बेटी का आयु हो गया, है ना, यानी पुत्री की आयु। तो बेटी के जो आयु है, जो उनके पुत्री का आयु है, उन पुत्री की आयु से कई गुना था, 7 गुना, है ना, था। यही 7 गुना किसके बराबर हो गया, यह आफ्ताब के 7 साल पहले की उम्र के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन नंबर 1 हमारा निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम समीकरण इसको निकालेंगे, समीकरण इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और हम लोग अच्छा से समीकरण के रूप दे देते हैं। तो x और माइनस 7 बराबर होगा, 7 में y से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7y, और माइनस 7 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ से हमें बताइए x, और यहाँ पर क्या है, प्लस में 7y है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर माइनस में क्या है, 49 है ना, और इधर माइनस में 7 है और माइनस में 7 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में
7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन नंबर अच्छा से निकाल पा रहे हैं कि x और माइनस 7y और बराबर 7 में से 49 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मान लेंगे बुआ हम लोग इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेंगे, जो स्थिति नंबर 1 से देखने को मिला है। ठीक है, और उसी प्रकार हम लोग स्थिति नंबर 2 से देखते हैं क्या कहा है से। तो स्थिति नंबर 2 में अब पढ़ेंगे कि अब 3 वर्ष बाद, है ना, मतलब 3 वर्ष बाद, तो अभी अगर बताइए ये 1 साल है ना, ये अभी कितना है, x साल है, तो अभी यदि x साल है तो आने वाले 3 साल में फिर 3 साल जुड़ जाएगा, यानी x + 3 साल आफ्ताब हो जाएंगे, और 3 साल बेटी भी है, यानी 3 साल के बाद उनके पुत्री का भी आयु बढ़ेगा 3 साल। तो अभी अगर y वर्ष के है उनकी पुत्री, तो 3 साल बाद तो 3 फिर इसमें जुड़ेगा, तो 3 साल बाद जो उनकी पुत्री की आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड स्थिति से देखते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बुआ, है ना, तो चलिए हम लोग स्थिति 2 लिख लिए। स्थिति 2 से देखते हैं क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो बताइए अभी तो आफ्ताब है वो x साल के हैं, लेकिन 3 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, x + 3 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, और अपने पुत्री, तब पुत्री भी क्या हो जाएंगी, y + 3 हो जाएंगी, है ना, वर्तमान आयु से। यह जो पुत्री की आयु है वह पुत्री की आयु से कई गुना, 3 गुना हो जाएंगे, है ना, तो यही हो गया 3 गुना। ठीक है, चलिए, और यहाँ से जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बुआ, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लिख लेते हैं कि हो जाएगा x और प्लस क्या है 3 और बराबर हो जाएगा बुआ 3 में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से हम इक्वेशन नंबर सेकेंड निकालेंगे x, और इधर है प्लस में 3y, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा, है ना, और बराबर यहाँ पर 9 है और यह है प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और यह जो आया यह हमारा आया बुआ समीकरण कितना, समीकरण आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए यह जो समीकरण 1 और 2 आया है, यहाँ से हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से अब इसमें x और y का वैल्यू को निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब हम लोग समीकरण 1 और 2 यहाँ पर देख रहे हैं, और समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं बुआ कि समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, x के मान निकाल के समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग, चलिए तो हम लोग लिख दिए बुआ कि समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिख दिए, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 अपने पास है क्या है कि x और माइनस 7y और बराबर कितना है, -42 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि x का वैल्यू निकालेंगे तो x और बराबर इधर क्या है, माइनस में है 42। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में 7y है, तो ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बुआ कितना, प्लस में हो जाएगा क्या 7y हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और इसको जो मान लेंगे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि समीकरण हमें 3 मानना पड़ेगा, है ना, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग समीकरण 1 से 3 निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि यह जो समीकरण 3 का मान है वह समीकरण किस में भरना है, 2 में भर देना है, और वही भरने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं बुआ कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर। तो अब समीकरण 2 में हम लोग x का वैल्यू भर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है बुआ, समीकरण 2 है अपने पास क्या है, देखिए तो x और माइनस 3y और बराबर क्या है, 6 है। ठीक है, तो चलिए अब भरेंगे x का मान, x का मान कितना है, -42 और प्लस 7y और माइनस में 3y है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम y का वैल्यू निकालते हैं। अब बताइए यहाँ पर है
7y में से 3y घट रहा है, तो 7y में से 3y घटेगा तो कितना बचेगा, 4y हमको बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 6 है, और यहाँ पर माइनस में 42 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो y बराबर 42 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है नीचे। ठीक है, 4 आ गया, तो अब 4 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 है, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। जो y का जो मान आ गया बुआ, वो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया मेरे पास 12। ठीक है, 12 आ गया। अब क्या करना है, यही y का मान किस में भरेंगे, समीकरण 3 में भरना है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर। तो समीकरण 3 क्या है, यहाँ से लिखते हैं। तो समीकरण 3 जो है बुआ, x बराबर क्या है, -42 और प्लस में है कितना, 7y है। ठीक है, तो चलिए x बराबर माइनस में है 42 और प्लस 7 और गुना y का मान कितना आया है, तो y का मान अपना आया है 12। ठीक है, तो 12 भर दिए। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 42 और प्लस में 12 सतह क्या होता है, 84 होता है, तो हम लोग भर देते हैं 12 सतह 84। ठीक है, और यहाँ से जो x का जो मान निकल के आ गया बुआ, वह 84 में से क्या करेंगे, हम लोग 42 को घटाएंगे, तो 84 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे पीछे कि आफ्ताब का हम लोग आयु कितना माने थे। जो आफ्ताब का वर्तमान आयु माने थे वो तो x माने थे। इसका मतलब कि x के मान ही क्या आया, आफ्ताब के वर्तमान आयु आ गया। इसका मतलब आफ्ताब कितना वर्ष के है, वह वर्तमान में 42 वर्ष के है, और उसकी पुत्री कितना वर्ष के है, वर्तमान में 12 वर्ष के है। ठीक है, तो चलिए अब यही बात हम लोग लिख देते हैं कि अतः आफ्ताब का वर्तमान आयु 42 वर्ष तथा उनकी पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं वो बात को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि अतः आफ्ताब का वर्तमान आयु 42 वर्ष तथा उनका पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो आफ्ताब कितना हो गए, आफ्ताब हो गए 42 वर्ष के और उनके पुत्री हो गए 12 वर्ष के। ठीक है बुआ, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको है ना फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा तो कंप्लीट समझ आ जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए अब उदाहरण नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। तो चलिए उदाहरण 6 है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, है ना, जो 3.1 पढ़े थे वहां पर हम लोग कर चुके हैं। फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं आखिर कैसे होगा से। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, एक कह रहा है पेंसिल ले रहा है और एक रबर ले रहा है। ठीक है, तो 2 चीज़ें ले रहा है, तो हम लोग मान लेंगे, हमको निकालना है दाम कि पेंसिल का कितना दाम है और रबर का कितना दाम है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पेंसिल का कीमत 100 रुपया तथा रबर का कीमत y रुपया होगा, है ना। उसको हम लोग मान लेंगे कीमत यानी मूल्य, है ना, मूल्य ज्ञात करना है तो मूल्य को ही कीमत कहते हैं। तो हम लोग इसको मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य यानी कीमत मूल्य 100 रुपया और एक रबर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। इसमें भी 2 स्थिति है, पहला स्थिति यहाँ तक दिया हुआ है और दूसरा स्थिति यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं, है ना। लिखते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और रबर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और रबर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 2 कंडीशंस है। तो बताइए, एक पेंसिल का हम दाम 100 रुपया माने हैं, तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करा देंगे, और फिर 3 रबर का दाम कितना हो जाएगा, 3 में y से गुना करा देंगे, और सब को जोड़ के कितना है, 9 रुपया है। ठीक है, तो यह हमारा स्थिति नंबर 1 में है, तो ये बात को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लिए कि प्रश्नानुसार स्थिति नंबर 1 से स्थिति क्या है कि 2 पेंसिल का दाम, मतलब एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है। ठीक है, तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा,
2x हो जाएगा, है ना। और 2 पेंसिल का दाम और 3 रबर का दाम, दोनों को जब जोड़ दिए हैं 3 गो रबर का दाम, तो कितना रुपया है? यह जो रुपया है बुआ 9 रुपया है, ठीक है। यह तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब फिर स्थिति नंबर 2 से क्या कह रहा है कि 4 गो पेंसिल और 6 गो रबर का मूल्य कितना है? 18 रुपया है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं स्थिति नंबर 2 से। स्थिति 2 से लिखते हैं कि 4 पेंसिल तो क्या होगा 4x और प्लस, है ना, और 6 गो रबर, तो 6 गो रबर का टोटल मूल्य कितना है? 18 रुपया, ठीक है। यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो जब सब में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा 2x और प्लस 3y और बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और यह जो हो जाएगा इसको मान लेंगे हम समीकरण कितना? समीकरण मान लेंगे बउआ 2, ठीक है। चलिए अब दोनों समीकरण को जरा आप ध्यान से देखिए। दोनों समीकरण को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? दोनों समीकरण समान दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर भी 2x प्लस 3y बराबर 9 है और यहाँ पर भी 2x प्लस 3y बराबर 9 है ना। तो ऐसा क्या संभव है? ऐसा तो करेंगे तो सब से सब कट जाएगा। इसका मतलब जब घटाएंगे तो सब से सब कट जाएगा। तो क्या इसको सॉल्यूशन करना संभव है? नहीं है। तो लिख देंगे कि यह, है ना, दोनों समीकरण समान है, जो कि यह संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि दोनों समीकरण समान होने के कारण x तथा y का मान निकालना संभव नहीं है। यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे? अगर हम दोनों को घटाएंगे तो कट जाएगा और जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा। मतलब कि जो दिया गया समीकरण है उससे x और y का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, है ना। जो दिया गया समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना, कि हम लोग इसमें ग्राफ पढ़े थे कि जब समान हो जाएगा तब उसी पर है ना, मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा आ जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो उसके तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब अनेक हल होंगे तो हम तो कन्फर्म नहीं बता सकते हैं ना कि उसका कौन सा हल होगा और कौन कौन आंसर होगा, से नहीं बता सकते हैं। इसीलिए पेंसिल तथा रबर का अद्वितीय मूल्य प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है बुआ। चलिए तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 क्या है कि 2 रेल पटरियाँ समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 है, ठीक है, द्वारा निरूपित की गई है। मतलब एक जो पटरी का मतलब दो रेल के पटरी है, जिसमें पहला के लिए समीकरण ई दिया हुआ है और दूसरा के लिए समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी, है ना, मतलब रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी कि नहीं, उससे हमको पता करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। यदि इसका x और y का सॉल्यूशन हो जाएगा तो काटेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं काटेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए दोनों समीकरण दिया हुआ है तो दोनों समीकरण को हम लोग लिखते हैं, है ना, और इससे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यदि आंसर आ जाएगा तो संभव हो सकता है काटेगी, अगर नहीं आएगा तो नहीं काटेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समीकरण लिख दिए हैं, है ना, कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग जो 4 जो है वह उधर ले गया था, प्लस में हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए और इसी प्रकार हम समीकरण यहाँ पर 2 निकाल दिए, ठीक है। तो हम लोग अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखते हैं प्रतिस्थापन विधि में हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं, उससे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले x को निकाल के, है ना, तो सबसे पहले समीकरण 1 को पकड़ना है और वहाँ से x का मान निकालना है, और जो x का मान आ जाएगा समीकरण 2 में पुट करना है ना, और x का जो वैल्यू आ जाएगा समीकरण 3 नाम रख देंगे और उसको समीकरण 2 में हम लोग पुट कर देंगे, है ना, जो हम लोग पीछे अभी जस्ट देख के आए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सोल्यूशन करते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से। चलिए तो समीकरण 1 से हम लोग लिख लिए। यहाँ पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y और बराबर क्या है? बराबर है आपका 4, ठीक है। यहाँ से हम समीकरण 1 से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर 4 है और इधर क्या है? प्लस में 2y, तो इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2y हो जाएगा। और इसको समीकरण क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे बुआ समीकरण
3 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, समीकरण जो 3 का जो वैल्यू आया है, जो x का जो वैल्यू आया है, समीकरण 2 में पुट करना है ना। तो हम लोग अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग लिख दिए कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, है ना। चलिए तो अब जो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x के मान भरेंगे। तो अब समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है बुआ, समीकरण 2 है कि 2x और प्लस 4y और बराबर कितना है, 12 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू भरेंगे। तो 2 तो है ये है, और x का कितना मान है, 4 और माइनस 2y है। ठीक है, और प्लस में यहाँ क्या है, प्लस में 4y दिया हुआ है, और बराबर में यहाँ क्या है, 12 है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ 2 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में -2 से करेंगे तो -4y हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 4y यहाँ पहले से है। ठीक है, यहाँ है 4y है, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस 4y से -4y कट गया, तो क्या बच गया, हमारे पास बच गया कि 8 और बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब बताइए यहाँ से किसी का वैल्यू आ पाया क्या, आया क्या, कुछ का वैल्यू नहीं आया, है ना। अब नहीं आया तो बताइए, जब यह 8 बराबर 12 हो गया तो किसी का वैल्यू नहीं आया, तो लिखेंगे कि यह संभव नहीं है। ठीक है ना, लिख दिए कि यह संभव नहीं है। उसके साथ साथ कुछ शब्द और लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण, यहाँ जो ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, दिए गए समीकरण का सार्वहल नहीं है, यानी इसका कोई हल नहीं मिला सही से, है ना, इसीलिए दोनों प्रक्रिया एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा यह सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये बात को यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए बुआ कि दिए गए समीकरण का सार्वहल नहीं है ना, मतलब इसका कोई विशेष हल नहीं मिला, इसीलिए दोनों प्रक्रिया एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो इधर से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है ना, और यहाँ कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यही इसका क्या हो गया बुआ, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए है ना, तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जो उदाहरण दिया हुआ था एनसीईआरटी में, वह उदाहरण को हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, इससे हम लोग अब तो इससे आगे हम लोग अब प्रश्नावली 3.2 के जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।